शिवपुर नाम के गांव में किशन नाम का एक गरीब मूर्तिकार रहता था, जो कि एक अनाथ लड़का था। जब उसका जन्म हुआ तब उसके माता पिता की मौत हो गई थी, इसीलिए गांव के लोग उसे मनहूस मानते थे। हे भगवान, मेरी किस्मत में कुछ लिखा है कि नहीं। अरे मैं इतनी मेहनत करके इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ, कोई है ही नहीं कि खरीदता हो। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन एक भी ग्राहक मेरी दुकान पे नहीं आता। क्या सच में मेरी किस्मत सो चुकी है? किशन बहुत ही मेहनत करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन वो मेहनत करना नहीं छोड़ता है और मूर्तियां बनाए ही जाता है। एक दिन वो सुंदर सी मूर्ति बना के बाजार में बेचने के लिए जाता है। मूर्ति ले लो, मूर्ति बहुत ही अच्छी बनी है ये। अरे भाई साहब देखिए तो सही, एक बार सस्ते दाम में दे दूंगा। अरे चल हट रे पागल, अरे तू मनहूस है, तेरे से कौन मूर्ति खरीदेगा। मैं तो आगे जाके उस मोहन मूर्तिकार की दुकान से एक सुंदर सी मूर्ति खरीदूंगा, तेरे जैसे मनहूस से कभी नहीं। अरे अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं मनहूस कैसे हो सकता हूँ। आप वो सब छोड़िए, मूर्ति देखिए और बताइए कि कितने दाम देंगे। अरे मुझे नहीं खरीदनी कोई मूर्ति, चल हट। अरे पीछे ही पड़ गया है मनहूस कहीं का। वो आदमी बड़ी ही बदतमीजी से बात करके वहाँ से चला जाता है और किशन मन ही मन बहुत दुखी होता है। अरे ये सब मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं और मनहूस कह के चले जाते हैं। सच में मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी वहाँ पे गांव का जमींदार धनसुखलाल आ जाता है। अरे किशन के बच्चे, तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ और तू है कि यहाँ बैठ के मूर्तियाँ बेच रहा है। अरे यही तो मेरा काम है, मूर्तियाँ ना बेचूं तो क्या करूँ। बताएं अब क्या काम था। अरे भाई आज 25 वर्ष हो गए तेरे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था और अभी तक तुमने ना तुम्हारे बाप ने वो कर्ज चुकाया। बोलो क्या करना है, दोगे या नहीं? कर्ज? कैसा कर्ज? अरे जमींदार जी, आपकी कोई गलती हो रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जहाँ तक पता है मेरे पिता ने आपसे कोई कर्ज नहीं लिया। अरे तुझे क्या पता है कि कर्ज लिया है या नहीं? तेरा जब जन्म हुआ था तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब देखो उनसे तो कर्ज चुकाया नहीं, लेकिन तुम तो चुका दो। जमींदार जी ऐसे कैसे आप पे विश्वास कर सकता हूँ, और मेरे पिता ने कर्ज लिया है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी होगी। अरे नहीं तो किसकी होगी? देख मुझे और कुछ ज्यादा सुनना नहीं है, जल्दी से मेरा कर्ज चुका दे, वरना अभी मेरी हवेली से आदमियों को बोल के तेरी जम के पिटाई लगवाऊंगा। जमींदार की धमकी से किशन डर जाता है। लेकिन जमींदार जी आप भी जानते हैं मेरे तो खाने के भी लाले पड़े हैं, फिर इसमें भला मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊं? वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें कैसे भी करके कर्ज चुकाना ही होगा। देख किशन, या तो मुझे मेरे पैसे ब्याज से देने होंगे, या तो तुझे मेरे खेतों में और गायों के तबेले में काम करके वो पैसे चुकाने होंगे। लेकिन मुखिया जी, अगर मैं आपके यहाँ काम करूंगा तो कर्ज चुकाने में बहुत वक्त लग जाएगा और मेरी जिंदगी तो ऐसे ही बिगड़ जाएगी। अरे अब कर्ज लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पाता। हाँ, कल सुबह से तू मेरे खेत में आ जाना। इतना कहकर जमींदार धनसुखलाल वहाँ से चला जाता है और किशन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह वो जमींदार के खेत में जाके काम करने लगता है और काम करते करते शाम हो जाती है। देखो खेत के उन कोने में जो झोपड़ी है वहां जाके तुम सो जाना और तुम्हें खाना वहां पे मिल जाएगा। जमींदार धनसुखलाल किशन पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता है, पूरा दिन काम करवाता है और बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही देता था। एक दिन शाम को जमींदार किशन के लिए बासी रोटी लेके झोपड़ी में आता है। ये ले रोटी और चुपचाप खा ले, और सुन, कल से खेत का काम करके सीधा तू घर पे आके भी काम करेगा, समझा?
हाँ हाँ, अब ठीक है मालिक, आप जैसा कहें। जमींदार वहां से चला जाता है और किशन वो बासी रोटी खा लेता है। कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। अब तो बस किस्मत से ही उम्मीद बची है, वो भी मुंह फेर चुकी है। अरे जमींदार खेत में भी इतना काम करवाता है और अब घर का भी करवाएगा। मेरी जिंदगी तो नरक बन गई है। किशन आंख में आंसू लिए सो जाता है और फिर दूसरे दिन से वो खेतों में भी काम करता और घर आकर भी काम करने में लग जाता है। ऐसे ही दिन कट रहे थे। किशन जमींदार के घर से खेत और खेत से घर आया जाया करता और काम करता रहता था। एक दिन सुबह सुबह जमींदार की बेटी गौरी बीमार पड़ती है और उनके घर शंभू वैद्य आते हैं। वैद्य शंभू जी, जरा देखिए ना, मेरी बेटी आज सुबह से ही बहुत बीमार है। वैद्य गौरी की जांच करता है। जांच करने के बाद वैद्य की आंखें गंभीर हो जाती है और वो चुप पड़ जाता है। क्या हुआ वैद्य जी, चुप क्यों खड़े हो गए? सब ठीक तो है ना? अरे वैद्य जी, कुछ बोलिए तो सही। देखिए, मुझे बताने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। मुझे इलाज करने से पहले ये उम्मीद नहीं थी। कौन सी उम्मीद बताओ, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं हुई। दरअसल बात यह है कि ये लड़की गर्भवती है। ये शब्द सुन के सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई तो वो गर्भवती कैसे हो सकती है? यही सच है जमींदार जी, मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। एक और बात, गौरी के गर्भ में 5 महीने का बालक है। ये सुन के सभी लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं और गौरी के माता पिता क्रोध से गौरी की तरफ देखने लगते हैं। क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुझे पैदा किया था? अरे नालायक, तूने तो हमारी नाक कटवा दी पूरे गांव में और समाज में। लोग क्या कहेंगे? शादी से पहले ये लड़की गर्भवती हो गई। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? अरे आखिर ये सब करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? गौरी आंख में आंसू लिए हुए बोलती है। देखिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब मेरी मनमर्जी से नहीं हुआ, बल्कि ये मुझसे जबरदस्ती करवाया गया है। देखो, ये सब बहाने बनाना छोड़ दो और सच बताओ, वो क्या है? सच ही कह रही हूँ, और सच ये है कि ये सब काम मुझसे किसी ने जबरदस्ती डरा धमका के कराया है। अगर ऐसा है तो मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सब किशन ने मुझसे जबरदस्ती में करवाया है और मुझे डरा धमका के आज इस मोड़ पे ला दिया। ये सुन के धनसुख लाल और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। क्या ये सब किशन ने किया है? अरे उस किशन की इतनी हिम्मत! अरे उसकी वजह से आज हमारा नाक कटा है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? किशन को बुलवाओ और छोड़ना मत उस मनहूस को। जमींदार किशन को घर बुलाता है। क्या हुआ मालिक, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो देखो देखो, इसका भोलापन तो देखो। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी हमसे पूछ रहा है कि क्यों बुलाया। अरे मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं मालकिन। मैं तुझे बताता हूँ मतलब। फिर धनसुख लाल और उर्मिला सारी बात किशन को बताते हैं और ये बात सुन के किशन चौंक जाता है और उसके मन में भी डर बैठ जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कसम से मेरा विश्वास कीजिए। अरे गौरी अपने मुंह से ये सब बोल रही है तो हम तेरा विश्वास क्यों करें? हाँ किशन, अब ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। तुमने ही मेरे साथ जबरदस्ती से ये सब किया है और मेरे माता पिता की नाक कटवाई है। अरे आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हे भगवान, अब ये क्या दिन यही देखने बाकी थे। ये नौटंकी बंद कर।
एक तो तूने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, अब ऊपर से ये सब नाटक कर रहा है। जमींदार धनसुखलाल अपने आदमियों को बुलवाता है। पहलवानों, देख क्या रहे हो? इस पर शुरू हो जाओ, इतना मारो कि ये वापस महीनों तक चल ना पाए। मालिक, मालिक ऐसा मत कीजिए, मैं निर्दोष हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। तूने जो किया है उसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही जरूर। किशन चिल्लाता रहता है, लेकिन जमींदार किशन की एक भी बात नहीं मानता और जमींदार के आदमी किशन को खूब मारते हैं और किशन को घायल अवस्था में जंगल में छोड़ देते हैं। किशन कई दिनों तक घायल रहता है। कुछ दिन बाद उसकी आंख खुलती है और वो खुद को एक मूर्तिकार के घर पाता है, जहाँ पे एक मूर्तिकार मूर्तियां बना रहा था। किशन को होश आया तो उसने देखा वो आदमी दौड़ के किशन के पास आता है और उससे पूछता है, अरे वाह, तुम्हें होश आ गया। अब ये बताओ, कौन हो तुम और ऐसी घायल अवस्था में जंगल में क्यों पड़े हो? मेरा नाम किशन है और मैं शिवपुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरी ऐसी हालत अन्याय की वजह से हुई है। जमींदार ने मेरे साथ अन्याय किया है। लेकिन मैं तुम्हारी बात का मतलब समझा नहीं। अन्याय? कैसा अन्याय? एक एक करके किशन विस्तार से सारी बात उस व्यक्ति को सुनाता है। किशन की ये हालत देख वो भी दुखी हो जाता है। ओह, तुम्हारे साथ तो जमींदार ने बहुत गलत किया। सच में आपने बहुत सहायता की है। अगर आपने मुझे जंगल में इस हालत में देखा ना होता तो आज मैं जीवित नहीं रहता। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन ये बताओ, तुम काम क्या करते थे? मैं भी आपकी तरह एक मूर्तिकार हूँ, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, उसकी वजह से मेरी मूर्तियां कोई नहीं ले रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। अरे, लेकिन वो जमींदार बहुत बड़ा आदमी है। अब अगर आप मेरी बात भी उसके सामने करेंगे तो वो मार देगा। अरे, उसे जो करना है कर ले, लेकिन मैं तुम्हारे लिए न्याय करके रहूंगा। और अब से तुम मेरे साथ ही रहना। तुम्हें मूर्तियां बनाना भी आता है, इसलिए मैं तुम्हें मूर्तियों का काम भी दूंगा और अच्छे पैसे भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें काम दे दूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और किशन की हालत सही हो जाती है और वो रमेश के साथ मूर्तियां बनाने का काम करने लगता है और अच्छे पैसे भी कमाने लगता है। किशन, आज तुम्हें गणेश जी की मूर्ति बनाने का काम मिला है और वो 50 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब किशन की मेहनत असफल नहीं जा रही थी। उसे काम और अच्छे पैसे मिल रहे थे। एक दिन रमेश और किशन दोनों ही घर में बैठे हुए थे। तभी रमेश किशन से कहता है, किशन, सोच रहा हूँ कि तुम्हें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। अब बिना गलती के तुम फंस गए हो, बदनाम हुए हो और सजा भी तुम्हें मिली है। हाँ रमेश भाई, अब वो तो है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मेरे जैसा छोटा आदमी। अरे, और करना क्या है? हमें न्याय मिलना चाहिए क्योंकि तुम निर्दोष हो। लेकिन हमारे पास सबूत कहाँ है रमेश भाई? बिना सबूत के हम न्याय की मांग कैसे कर सकते हैं? अगर सबूत की बात करें तो उन लोगों के पास क्या सबूत है कि ये घिनौना काम तुमने किया है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो बड़े आदमी हैं, इसलिए वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही करेंगे तो हमारी बात कोई नहीं मानेगा। तुम चिंता मत करो, सब मुझ पे छोड़ दो। सबूत भी मैं दिला दूंगा और न्याय भी। मैं तो कहता हूँ कि हमें अभी ही इसी वक्त जमींदार के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अगर अब मैं उसके सामने दिखूंगा भी तो वो मुझे मार देंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है उसके सामने जाने से ही। अरे, डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डर के बैठ जाने से कुछ नहीं होता। अभी चलो मेरे साथ जमींदार की हवेली। फिर कुछ देर बाद किशन और रमेश जमींदार की हवेली पहुंचते हैं। जमींदार किशन को देख के आग बबूला हो जाता है। अरे, तो फिर चला आया मुंह उठा के। देखिए जमींदार, आप थोड़ा शांत हो जाए।
हम यहाँ न्याय की मांग करने आए हैं, क्योंकि किशन निर्दोष है। अरे इस नालायक ने इतना नीच काम किया और तुम निर्दोष की बात कर रहे हो? अरे ये निर्दोष कैसे हो सकता है? मुझे किशन पे पूरा भरोसा है, वो निर्दोष ही है। देखो, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है और मुझे कोई भी बात नहीं सुननी। अरे ऐसे कैसे नहीं सुननी? हम यहाँ न्याय लेने आए हैं और न्याय लेकर ही रहेंगे। अरे भाई, लेकिन तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि ये काम इस मनहूस किशन ने नहीं किया है? सबूत भी जल्दी पता चल जाएगा जमींदार जी। एक तो इस किशन ने मुझे पूरे गांव में बदनाम करके रख दिया और तुम कह रहे हो कि वो निर्दोष है। अरे इसने तो हमारी नाक कटवाई है। अरे खुद की नाक खुद ने कटवाई है और ऊपर से किशन को दोष दे रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी सब पता चल जाएगा। आप वैद्य जी को बुलाएं यहाँ पर। अरे अब वैद्य का क्या काम है? ठीक है, तुम दोनों की तसल्ली के लिए बुलाता हूँ। रमेश के कहने पर धनसुखलाल वैद्य शंभू को बुलवाता है। क्या हुआ जमींदार जी, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, इन दोनों को आपसे कोई काम है। हाँ वैद्य जी, हमें आपसे ये काम है कि आप जमींदार जी की बेटी यानी कि गौरी के गर्भ की जांच करें और हमें बताएं कि कितने महीने का गर्भ गौरी रखती है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ पे कोई मजाक हो रहा है क्या? देखिए जमींदार जी, ये सब हम अपने न्याय के लिए कर रहे हैं। आप थोड़ा शांति पकड़ लीजिए। आपको जैसा बोलते हैं वैसा ही करिए। अभी कुछ देर में आपको सच पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास सिर्फ आज शाम तक का समय है। जो भी करना है वो कर लेना, वरना कल से तुम्हें अपनी हवेली में घुसने भी नहीं दूंगा। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। वैद्य जी, आप एक बार फिर से जांच कीजिए और हमें बताइए। कुछ देर बाद वैद्य गौरी की जांच कर लेता है और रमेश को बताता है। मैंने जांच कर ली है। गौरी को 5 महीने का गर्भ है, जो कि कुछ दिन पहले जांच की थी, तभी भी मैंने यही बताया था। हाँ तो क्या हुआ रमेश, देख लिया तुमने ये किशन की काली हरकतें? लेकिन जमींदार जी, आप कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चा किशन का ही है? अरे ये मेरी बेटी ने खुद मुझे बताया है कि ये सब किशन ने किया है और जोर जबरदस्ती डरा धमका कर किया है। तभी वहाँ पर गौरी और उसकी माँ आ जाती है। आप लोग मेरी बात का यकीन करो, किशन ही दोषी है और उसने ही ये सब किया है। नहीं, मैं किशन को जानता हूँ। वो बहुत ही भोला और नेक दिल लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और जमींदार जी, अगर आप लोग सच्चे हैं तो राजमहल चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि हमें पता है ये सब किशन ने ही किया है। ठीक है, फिर आपकी बेटी को भी साथ में ले लीजिए। फिर रमेश, गौरी, जमींदार और किशन सब लोग राजमहल जाते हैं। अरे जमींदार, आप यहाँ, क्या बात है? मैं बताता हूँ महाराज। जमींदार ने इस लड़के पे झूठा इल्जाम लगाया है, इसलिए हम न्याय के लिए आए हैं। किस बात का न्याय और कैसा इल्जाम? रमेश और किशन राजा को विस्तार से पूरी घटना बताते हैं। ओह, तो ये बात है। आपके पास क्या सबूत है कि ये सब किशन ने किया है? हमारे पास ये सबूत है कि मेरी बेटी खुद अपने मुंह से बता रही है। हाँ हाँ महाराज, ये सब किशन ने ही किया है। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ऐसी ही जुबान से बता देने से कुछ नहीं होता, तुम्हें सबूत देना होगा। तो किशन, तुम बताओ, क्या ये सच कह रही है? नहीं महाराज, ये सरासर झूठ है। मैं ऐसा करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता। पहले तो आप लोग ये बताओ कि गौरी को कितने महीने का गर्भ है, ये बताओ, उसके बाद मैं कुछ निर्णय ले सकता हूँ। महाराज, वैद्य जी से हमने आज ही जांच कराई, उन्होंने हमें 5 महीने का गर्भ बताया। कुछ ही दिन पहले भी वैद्य जी ने यही बताया था और फिर मुझ पे झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बुरी तरह से मारा और जंगल में छोड़ दिया गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? जमींदार,
तुमने बिना किसी सबूत के किशन पर हाथ उठाया। इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। आज मैं इसका न्याय करके ही रहूंगा। इसीलिए तो मैं जमींदार साहब से कह रहा था कि आपने खुद की नाक खुद ही कटाई है। जमींदार और गौरी शर्म से अपनी नजरें नीचे कर देते हैं। जमींदार, तुम बताओ, तुम अपने मजदूरों का दस्तावेज लिखते हो या नहीं? जो तुम्हारी जमीन में और घर में नौकर का काम करते हैं, उनके दस्तावेज हैं तुम्हारे पास? हाँ है ना। किसका चाहिए और किस लिए चाहिए? हमें किशन का चाहिए, और इसलिए चाहिए, वो भी अभी पता चल जाएगा। किशन का दस्तावेज और हिसाब किताब का पत्रक यहाँ मेरे सामने पेश किया जाए। फिर बाद में जमींदार की हवेली से वो पत्रक मंगवाया जाता है। तो ये है किशन के हस्ताक्षर। महाराज पूरा पत्रक पढ़ते हैं और गहरा सोच विचार करने के बाद बोलते हैं। अरे जमींदार, इसमें तो लिखा है कि किशन तुम्हारे घर पे और खेत में सिर्फ 2 महीने से ही काम कर रहा है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, 2 महीने से ही काम करता है तो। अरे बेवकूफ, वैद तो बता रहा था कि गौरी को 5 महीने का गर्भ है, और किशन तो तुम्हारे साथ सिर्फ 2 महीने से काम कर रहा है। तो फिर 5 महीने का गर्भ कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने बताया कि जब किशन घर पे काम करने आता था तब उसने गौरी के साथ जबरदस्ती की, ये सब किया। लेकिन किशन तो सिर्फ 2 महीने से तुम्हारे घर आ रहा है, और गौरी को तो 5 महीने का गर्भ है। ये सुनकर गौरी और जमींदार अचंभित रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है गौरी? ये देखिए जमींदार जी, सबूत आपके सामने है। देखो गौरी, जो भी है सच सच बताओ। अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। सच ये है कि ये सब किशन ने नहीं किया है। ये मैंने अपनी मर्जी से किया है। मैं गांव के एक लड़के से प्यार करती थी और उसी ने ये सब किया है। मैं कहीं फंस ना जाऊं, इसीलिए मैंने किशन पे झूठा इल्जाम लगाया है। अरे कलंक है तुझ जैसी नालायक औलाद पर। अब कोई फायदा नहीं जमींदार जी, जैसे के साथ तैसा ही होता है। किशन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। महाराज, आप भी हमें माफ कर दीजिए। माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम दोनों बाप बेटी ने बहुत गलत किया है और बड़ी ही बेरहमी से किशन को मारा है। इससे किशन की जान भी जा सकती थी, और तुम दोनों ने किशन को बदनाम किया है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। सैनिकों, इन दोनों बाप बेटी को कारागार में बांध दो। सैनिक गौरी को और जमींदार धनसुख लाल को कारागार में बंद कर देते हैं। वाह वाह रमेश, तुमने तो जमींदार का सच सामने ला दिया और बेसहारा लड़के को तुमने न्याय दिलवाया है। रमेश भाई, सच में आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश की वजह से किशन को न्याय मिल जाता है और अब से किशन रमेश के साथ ही रहने लगता है और दोनों ही अपनी मूर्ति बनाने की कला से अच्छे पैसे कमाने लगते हैं।